हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग दर्पण पर। दोस्तों, आज हम सब देखेंगे बीपीएससी घटना चक्र पुनरावलोकन बुक, जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र इसमें शामिल है, जो टीआरई 4 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नए वीडियो में। आज देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में जो है पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीरा, अल्बुकर्क। तो कौन हुआ था? अल्मीरा हुआ था। फैक्ट देखते हैं दोस्तों। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा दिया है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो गोवा में, बंगाल में हुगली, आरकोट, सूरत। तो कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में 1613 ईस्वी में। फैक्ट देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वालीन पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। निम्नलिखित में से किस
अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिनी के स्थान पर हराया था? तो विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। तो किसको हराया था? थॉमस बेस्ट को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में। तो कब स्थापित की? 1632 में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणिक स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। अगला देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1648, 1635, 1632, 1643। तो कब स्थापित किया था? 1632 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो कौन सा कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। अंग्रेज सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेस्ट ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-सापर की संधि 1784 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक
तो किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अगला है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। तो कहां से प्राप्त होता था? बिहार से। फैक्ट देखिए, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। तो कौन था? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये सूची 1 में खोजकर्ता और सूची 2 में जन्म स्थान। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी थे? बताइए। इटली के। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के निवासी। जैक्स कार्टियर जो कि फ्रांस के निवासी। सर फ्रांसिस ड्रेक जो कि यूनाइटेड किंगडम के। फर्डिनेंड मैगेलन जो कि पुर्तगाल के। इसका विकल्प ऐसा ही होगा। खोजकर्ता और जन्म स्थान, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का, जैक्स कार्टियर फ्रांस का, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का, फर्डिनेंड मैगेलन पुर्तगाल का। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, सर थॉमस रो। तो किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। फैक्ट देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था तथा वह 1758 से 60 ईस्वी और 1765 से 67 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। अगला है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो सालवाई संधि, इलाहाबाद संधि, सुगौर संधि, बेसिन संधि। तो किस पे किया गया था? इलाहाबाद की संधि पर। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी हुई। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, सिताब राय को, राय दुर्लभ को, सैयद गुलाम हुसैन को।
तो किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। फैक्ट देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इसी समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सितवराय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। अगला क्वेश्चन देखिए, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। तो कब किया था? 12 अगस्त 1765 में। फैक्ट देखिए दोस्तों, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनी कार्टिस। तो किसको माना जाता है? सर लियोनी कार्टिस को। सर लियोनी कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विराजत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी गई थी। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग,
रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैध शासन द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध में अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को पदच्युत कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो विलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर, लॉरेंस। तो किसने किया था? नेपियर ने। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो नेपियर ने। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो कैसे किया था? बांटो और राज करो की नीति के कारण किया था। फैक्ट देखिए दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण यूट्यूब चैनल को। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो किसने किया था? होल्ट मैकेंजी ने। अठारह ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवारी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है। अतः विकल्प सी सत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर पत्रिकों में सी विकल्प को ही सत्य माना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1713 ईस्वी में।
1732 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में। तो कब मिलाया गया? 1733 में। फैक्ट देखिए, 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालिक नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। पहला सेंट्रल डिवीजन, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल तथा मध्य बंगाल शामिल थे। दूसरा ढाका डिवीजन, जिसमें पूर्वी एवं दक्षिण बंगाल शामिल थे। तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा था। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में, कोयम्बटूर में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में, कोयम्बटूर में। तो कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर से मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मंत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1782, 1792, 1779, 1784। वर्ष फिल इन द ब्लैंक में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1782 में, 1792 में, 1779 में, 1784 में। तो कब किए गए थे? 1784 में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी का अंत हो गया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नदराज। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। फैक्ट देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध को हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को
प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो कहाँ से? शाहसुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो कहाँ से प्राप्त किया था? शाहसुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाहसुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में स्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाहसुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। अगला क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850, 1895, 1900, 1905। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो कहाँ की थी? कर्नाटक की। अंबाबाई का जन्म वर्ष 1889 में तत्कालिक मैसूर राज्य अब कर्नाटक में एक रूढ़वादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने उड़वी में विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकान के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। अगला टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। इसमें देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो कौन था दोस्तों, बताइए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें कोई नहीं था। चलिए फैक्ट देखते हैं। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। फैक्ट देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और सितब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्तियां कंपनी के पास हैं तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के। फैक्ट देखिए, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि विधान है। तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमान को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 से 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया।
अगला क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन। लॉर्ड मिंटो अलेक्जेंडर बर्न। तो किसके कार्यकाल में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए फैक्ट देखते हैं। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या मतलब पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अर्ल ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेटकाफ, W.T. डेनिस, W.H. स्लीमैन। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अर्ल ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेटकाफ, W.T. डेनिसन, W.H. स्लीमैन। तो किसको प्राप्त है? W.H. स्लीमैन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड लिटन। किसके समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता के रानीगंज के बीच बिछाई गई। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। किसके कारण हुए थे? इसका विकल्प सी है। तो विकल्प सी में क्या क्या दिया गया है? केवल 1, 2 और 4। तो देखते हैं। एक मतलब सती प्रथा का उन्मूलन, और 2 दास प्रथा का उन्मूलन, और 4 में दिया है ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो इसका विकल्प सी सही है। फैक्ट देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा का अपराध घोषित कर दिया, उसका उन्मूलन किया। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः कथन 1, 2 और 4 सही है। इस कारण विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, कॉर्नवालिस, कर्जन। किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिंक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मोयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो किसने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने।
फैक्ट देखिए, 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रैची कमीशन, सत्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। तो लॉर्ड लिटन के समय में क्या नहीं हुआ था? तो इल्बर्ट बिल नहीं हुआ था। फैक्ट देखिए, लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बुक TRE 4 के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसको देखकर ही जाना सारे क्वेश्चन को। इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण एनेक्स्ड किया? तो विलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर, लॉरेंस। तो किसने किया था? नेपियर ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड एनलबरो के कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 व्यक्ति को और सूची 2 विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में व्यक्ति है और सूची 2 में विषय है। देखिए, इसमें मैकडोनाल्ड, लिलिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, कर्निलन अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, देश शासन। तो लिलिथगो का ये होगा तीसरा नंबर, अगस्त प्रस्ताव, और चेम्सफोर्ड का द्वैध शासन। तो इसका विकल्प देखते हैं। इसका विकल्प सी सही होगा, जो कि लिलिथगो वाला है। ये अगस्त प्रस्ताव, और डलहौजी का जो है, डलहौजी का तीसरा, बी का तीसरा लिलिथगो अगस्त प्रस्ताव हो गया, और दूसरा का बी का तीसरा और ए का दूसरा मैकडोनाल्ड कर्निलन अवार्ड से, और लिलिथगो अगस्त प्रस्ताव से, डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से, और चेम्सफोर्ड जो है द्वैध शासन से। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है मैकडोनाल्ड कर्नल अवार्ड से, लिलिथगो अगस्त प्रस्ताव से, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से, चेम्सफोर्ड द्वैध प्रशासन से। अगर देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग से। तो किससे संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति? वारेन हेस्टिंग से। फैक्ट देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्यराज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इनका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था।
अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उसे यह भयमुक्त अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेज़ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेज़ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्तियों और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। पहला है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के साथ के लिए संघर्ष 1740 से 1765। दूसरा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। तीसरा है अधीनस्थ पदार्थ की नीति 1813 से 1857 ईस्वी। चौथा अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी। अगला है लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा सैन्य विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बराड़ के भोसले अगला देखिए दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूदी, भरतपुर, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया के साथ दे रहे थे। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की साक्षरता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। अगला है लॉर्ड मेयो के
1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए, मतलब चारों सही हैं। ये पहला भी सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों सही है। फैक्ट देखिए, वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसे मेयो रेजुलेशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है। जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया और प्रांतों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अतः कथन 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। तो किसको नहीं मिलाया था? ग्वालियर को। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एनल बनो 1842 1844 के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 ईस्वी एवं व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 ईस्वी किया गया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल, स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये रिपीट क्वेश्चन है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं इस बुक में जो कि रिपीट हुए हैं एग्जाम में, इसलिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसमें पहला विकल्प सही है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से। संबंधित किससे है? स्ट्रेची कमीशन से, शस्त्र अधिनियम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। फैक्ट देखिए, लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल विवाद वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो किसके कार्यकाल में? कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन कार्यकाल 3 अप्रैल 1926
18 अप्रैल 1931 के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। फैक्ट देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देसी नरेश के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। 1858, 1876, 1877, 1885। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड VII को वर्ष 1907 में, जॉर्ज V को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। किसने? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का शासन और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लेमेंट एटली। तो किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांत प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका लिखा गया है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से देख लीजिए इस लाइन को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांत प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने। अंग्रेजी शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा। क्या लिखा? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांत प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन। किसके काल में हुआ था? तो इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया है। चलिए फैक्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपने विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं फारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे? जमनालाल बजाज, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मैन अंसारी। तो किसने पदभार ग्रहण किया था? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? श्री राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। अगला टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।